नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ हाजिर हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को हर मुमकिन मदद का भरोसा। दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका। हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए लगातार बढ़ रही है नौसेना की भूमिका। दिल्ली में नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। आत्मनिर्भर भारत अभियान में नौसेना की भागीदारी की तारीफ। आगामी 5 राज्यों के चुनाव के लिए तैयार बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में चुनाव समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राजनीति में प्रासंगिकता बेहद जरूरी। विपक्षी दलों पर विकास कामों में बाधा डालने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में 100% लोगों को कोविड की पहली डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कोविड टीकाकरण अभियान में देश 100 करोड़ के लक्ष्य के करीब। अब तक 98.5 करोड़ लोगों को हुआ कोविड रोधी टीकाकरण। भारत और इजरायल अगले महीने से शुरू करेंगे मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर की इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को मान्यता देने पर भी बनी सहमति। इजरायल का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का ऐलान। और अब खबरें विस्तार से। केरल में फिर भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। बीते 2 दिनों से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश जानलेवा साबित हो रही है। भारी बारिश और उसके बाद भूस्खलन के मद्देनजर पातानमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब तक 25 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, जबकि कई लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति से निपटने के लिए राज्य को हर संभव मदद देने की पेशकश की है। तबाही की ये तस्वीरें केरल के अलग अलग इलाकों की हैं। राज्य के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और उसके बाद भूस्खलन से भारी तबाही मची है। राज्य के कोट्टायम और इडुक्की में हुए भूस्खलन में कई लोगों की जानें चली गईं। खराब मौसम के कारण इडुक्की के पहाड़ी इलाकों में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। All the water came to this river. When it came to this river, you see these are the shops. So many shops were there. All these shops were taken away, simply taken away. And this area, that area, all under flood. So many cars, so many houses. I also visited Vice's houses now, my friend's house. All those houses spoiled, like anything. All those vehicles spoiled. They have nothing except the things which they were. भारी बारिश की वजह से बांधों में जल स्तर बढ़ने के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और मध्य केरल में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। इडुक्की जलाशय में जल स्तर 2396.96 फुट तक बढ़ गया और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शोलेयार, पंबा, कक्की और इदमलयार समेत विभिन्न बांधों में जल स्तर बढ़ रहा है। पंबा बांध के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आरणमुला, किदंगनूर और ओम्बलूर के तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। Still we are worried because yesterday also it was green alert in the morning and suddenly it changed to red alert. So the rain came heavily pouring in. So we are worried what will happen the night time. If it is raining heavily at night, it will create more problem. मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बात कर राज्य में तेज वर्षा और भूस्खलन से पैदा हालात पर चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। गृह मंत्रालय भी हालात पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी।
केरल के हालात पर देश के राष्ट्रपति ने भी चिंता जाहिर की है। उधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली के कई भागों में भी रविवार से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो रही है। इसका असर देश के पश्चिम उत्तर हिस्सों पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद कुछ जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद रहे। मेरठ और बागपत जिलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी स्कूलों को आज बंद रखा गया। उधर उत्तराखंड की बात की जाए तो भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की चेतावनी के बाद उत्तरकाशी जिले के सभी स्कूल आज बंद रहे। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ धाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं से भी सावधानी बरतने की अपील की है। पश्चिमी विक्षोभ और कम गति की पूर्वी हवाओं के प्रभाव की वजह से उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में गरज के साथ आंधी, तूफान और तेज बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में आपदा मोचन बल को सतर्क रहने को कहा गया है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष तौर पर चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों की इस साल की दूसरी कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली में शुरू हो गई। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए नौसेना की भूमिका में लगातार इजाफा हो रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने नौसेना की ओर से इन जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने की सराहना की। नौसेना के वरिष्ठ कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 3 तरफ से विशाल समुद्र से घिरा हमारा देश सामरिक, व्यापार और संसाधनों के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नौसेना की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। दुनिया में तेजी से बदलते आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज आर्थिक हित आपसी संबंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय समुद्री क्षेत्र के भीतर शांति और स्थिरता बनाए रखने की अधिक आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण, खुले, नियम आधारित और स्थिर विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है। भारत का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में नियम आधारित नेविगेशन और मुक्त व्यापार के साथ सभी देशों के हितों की रक्षा हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नौसेना आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। जहाज निर्माण में स्वदेशीकरण और पनडुब्बियों के निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में नौसेना के आधुनिकीकरण बजट का 2/3 से अधिक स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने इंटीग्रेटेड अनमैन्ड रोड मैप फॉर इंडियन नेवी भी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के संचालन के एक व्यापक मानव रहित प्रणाली का रोड मैप प्रदान करना और भारतीय नौसेना के लिए क्षमता विकास योजना तैयार करना है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की। सम्मेलन में नौसेना के प्रमुख अभियानों, साजो सामान, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। 5 दिन के सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा, नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने, संचालन को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के तरीकों की तलाश की गई है। 5 दिन के सम्मेलन में मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा, नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने, संचालन को अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन में नौसेना के सभी ऑपरेशनल और एरिया कमांडर शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंटेलिजेंस ब्यूरो की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्यों के डीजीपी और आईजीपी और सभी सीएपीएफ के डीजीपी शामिल हैं। बैठक में देश की सुरक्षा और पुलिस बलों के बीच तालमेल पर चर्चा होने की उम्मीद है। उधर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक हुई। इसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए पार्टी तैयार है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और इन चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है।
इन 5 राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेकर और हमारे प्रदेश के नेतृत्व को लेकर और विकास की धारा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सारे देश में हमारे कार्यकर्ता अभी तैयार हो रहे हैं आने वाले दिनों में विभिन्न अभियान आगे लेने के लिए, और खास करके इन 5 राज्यों में इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समय समय पर पार्टी पदाधिकारियों को दिए सुझावों के बारे में भी बातचीत हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अलग अलग समय पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बैठक में उनके मार्गदर्शन हमें दिए हैं, उसके बारे भी हम चर्चा किए और उन आधारों से हम आने वाले दिनों के प्रोग्राम भी तैयार कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को सबसे पहले पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में प्रासंगिकता को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर विकास संबंधी सरकार के एजेंडे में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सदस्यों ने न सिर्फ राजनीतिक संकेतों को ही नहीं बल्कि सामाजिक संकेतकों को ध्यान में रखकर राष्ट्र के लिए काम किया है। अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में इसी बात को चिन्हांकित किया कि हमारी कार्य योजना हो और वो कार्य योजना निश्चित रूप से इस प्रकार की हो कि जो जिन परिस्थितियों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी पहचान बनाई है, संगठन के काम करते करते कार्यकर्ता कैसे समाज के लिए काम करने लगता है और अपनी प्रासंगिकता को कैसे साबित कर सकता है, इस बात को बताने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती से रखा। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुसाफिरों के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का 20 अक्टूबर को उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे पर सबसे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत 125 लोगों का प्रतिनिधिमंडल आएगा, जिसका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और करीब 15 देशों के राजदूतों समेत कई गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल होंगे। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से श्रीलंका, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम समेत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधी एयर कनेक्टिविटी होगी। कुशीनगर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की 3600 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इमारत 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनाया है। इसकी पीक आवर पैसेंजर क्षमता 300 है। हवाई अड्डे के उद्घाटन से पर्यटकों की आमद में 20% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल जाएंगे, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। Watch Perspective on Sunset TV at 9:30 p.m. हमारा देश आजादी की 75वीं सालगिरह के तौर पर अमृत महोत्सव मना रहा है। बात जो आप जानना चाहें, बात जो आप सुनना चाहें, लोकतंत्र से जुड़ी हर वो खबर जिसका सरोकार होता है आपसे।
लोकतंत्र राउंड अप। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। और वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर पूर्व भारत में 6 नए हवाई मार्गों को हरी झंडी दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह ने नए हवाई मार्गों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्कों, आईटी टावरों, बहुउद्देशीय टावरों, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विकास के लिए दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी समर्थित समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष बन गए हैं। नितिन अग्रवाल ने एसपी के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को हराया। कुल 368 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें 364 मत वैध पाए गए। इसमें से नितिन अग्रवाल को 304 और नरेंद्र वर्मा को 60 मत मिले। स्वर्णिम विजय मशाल मणिपुर पहुंच गई है। इस मौके पर यहां सेना की ओर से आकर्षक प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने नेरुका एफसी और ट्राई एफसी के बीच रोमांचक फुटबॉल मैच का भी आनंद लिया, जो कि स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में खेला गया। बीएसपी प्रमुख मायावती के सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन स्थल पर हुई हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। कुंडली में सिंधु बॉर्डर पर गुरुवार रात को एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरान जनरल नरवणे नियंत्रण रेखा के समीप अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे और सेना से मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने सेना अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर भी चर्चा की। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के वानपोह इलाके में कल आतंकवादियों ने 2 प्रवासी श्रमिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों बिहार के रहने वाले थे। एक और श्रमिक घायल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक श्रमिकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तमिलनाडु में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने आज 6 जिलों में 43 जगहों पर छापे मारे। इनमें प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजय भास्कर के आवास और दफ्तरों पर भी छापे की कार्रवाई शामिल है। दिल्ली सरकार ने वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए आज से राजधानी के 100 चौराहों पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। पंजाब समेत दूसरे राज्यों में रेल रोको आंदोलन की वजह से मुसाफिरों का काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। किसानों के आंदोलन को लेकर सभी रेलवे स्टेशन पर अलर्ट रहा। जम्मू कश्मीर में किसानों से धान की खरीद शुरू हो गई है। किसानों से टोकन नंबर के आधार पर धान खरीदा जा रहा है और काफी पारदर्शिता बरती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में नेचुफू टनल को बचाने का काम तेजी से चल रहा है।
सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वर्तक के तहत 500 मीटर लंबी इस सुरंग को बनाया जा रहा है। इस टनल की समुद्र तल से ऊंचाई 5600 मीटर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पंजाबी अकादमी ने गुरुद्वारा बाबा नामदेव के प्रांगण में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित लेजर एंड लाइट शो का आयोजन किया। इस दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म से लेकर उनकी शहादत तक के दृश्यों को जीवंत किया गया। उत्तराखंड में सभी पात्र आबादी को तय लक्ष्य से 3 महीने पहले कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीकाकरण से जुड़े सभी सरकारी, निजी और स्वैच्छिक संगठनों का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड प्रशासन के सभी पात्र लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उत्तराखंड की यह उपलब्धि कोविड महामारी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा जताया कि टीकाकरण अभियान वैश्विक महामारी से निपटने में बहुत निर्णायक साबित होगा। देश में अब तक कोविड-19 टीकाकरण 98 करोड़ 50 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 19,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए, जिनमें रिकवरी दर अब 98.12% हो गई है। और पिछले 24 घंटों में 13,596 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि 230 दिनों में सबसे कम है। इस समय सक्रिय मामले 2 लाख के आंकड़े के नीचे पहुंच गए हैं, जो कि 221 दिनों में सबसे कम है। भारत और इजरायल अगले साल जून तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा कर लेंगे। इजरायल दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगले महीने से दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजरायल के विदेश मंत्री याइर लापिड के साथ तेल अबीब के में मुलाकात हुई। दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। कोविड महामारी के दौरान दोनों देशों के बीच में यात्रा को आसान बनाने के प्रयासों के तहत भारत और इजरायल पारस्परिक रूप से टीकाकरण प्रमाण पत्रों की मान्यता पर भी सहमत हो गए हैं। इजरायल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसके लिए इजरायल को धन्यवाद किया है। Our officials have actually agreed on the resumption of the India-Israel free trade negotiations. The talks will start in November, and they're very confident that they would be able to conclude the negotiations by next June. So it's something which we very much look forward to. विदेश मंत्री जयशंकर ने यरूशलेम फॉरेस्ट में भूदान ग्रोव पट्टिका का अनावरण भी किया। भारत इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने से पहले के समय में दोनों देशों के बीच रहे रिश्तों के अनजाने पहलुओं को भी छुआ। विदेश मंत्री ने यरूशलेम में भारतीय यहूदी समुदाय और भारत से जुड़े विषयों के विशेषज्ञों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल के समाजों को कट्टरपंथ और आतंकवाद जैसी एक समान चुनौतियां समेत भू राजनीतिक परिदृश्य पर उभरते कई घटनाक्रम का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर रविवार को 5 दिवसीय यात्रा पर इजरायल पहुंचे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि टीके के कच्चे माल के लिए आपूर्ति श्रृंखला को खुला रखने की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीका उत्पादक है। वित्त मंत्री ने कल न्यूयॉर्क में G30 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेमिनार में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। सीतारमण ने जलवायु और महामारी से सुरक्षा के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी समाधान के समान तरीके से वितरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों से प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। बाद में वित्त मंत्री ने न्यू जर्सी में भारतीय मूल की महिला उद्यमियों को संबोधित किया। महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक पुनरुद्धार की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के लिए काफी अवसर हैं। सीतारमण वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के बाद शुक्रवार की देर रात को यहां पर पहुंची थी।
वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी महासभा का आज से आयोजन वर्चुअल माध्यम से शुरू हो गया है, जो कि 21 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी अध्यक्षता भारत के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री और महासभा के अध्यक्ष आर.के. सिंह कर रहे हैं। जलवायु के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी 20 अक्टूबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी दिन यूरोपीय ग्रीन डील के लिए यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमैन का भी संबोधन होगा। इसके अलावा 20 और 21 अक्टूबर को साझेदार और अन्य संगठनों के साथ सौर और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में से जुड़े मुद्दों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी ने फ्रांस में चार्ले लविले राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में महिला व्यक्तिगत वर्ग साबरे वर्ग में खिताब जीत लिया है। वो इस समय विश्व रैंकिंग में 50वें स्थान पर हैं और फिलहाल एशियाई खेल 2022 की तैयारियों में जुटी हैं। रूस के 2 फिल्म निर्माताओं और एक अंतरिक्ष यात्री को लेकर सोयूज अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना होने के 3.5 घंटे बाद पृथ्वी पर पहुंच गया। यह कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद कजाकिस्तान में उतरा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले तीनों लोग पैराशूट की मदद से उतरे। पैराशूट से बाहर निकलने के बाद तीनों को चिकित्सा जांच के लिए ले जाया जाएगा। तीनों स्वस्थ और खुश नजर आए। अभिनेत्री पेरिस हिल्टन और फिल्म के निर्देशक शिपिको चैलेंज नाम की फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग के लिए 5 अक्टूबर को अंतरिक्ष केंद्र पहुंचे थे और 12 दिन तक वहां पर रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं लेह के फ्यांग मठ की दुर्लभ तस्वीरों के साथ।